टॉपिक है वर्क, पावर, एनर्जी। सही है, वर्क और वर्क डन सही है, द प्रोडक्ट ऑफ एफ एंड एस। कहाँ जा रहे हो? F and S is referred to as the work done by the constant force F as the particle moves through a displacement S। सही है, मैं उसको FD कह रहा हूँ, मैं FS नहीं कह रहा, मैं FD कह रहा हूँ। It's easier for me to remember that way। ये force into distance करना है तो मेरे पास work done आ जाएगा। सही है, उसने कहा the unit of work done is joules, which is the amount of work done when a force of 1 Newton moves an object of a distance of 1 meter। The joule is named after the English physicist James Prescott Joule। Okay, it is important to realize that the displacement must take place in the direction of the force। सही है कि अगर फोर्स यहाँ पे है और आप मूव यूं कर रहे हैं, ग्राउंड क्योंकि इस तरह है, तो आपका वर्क डन जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, आपका वर्क डन यूं नहीं हो सकता। सही है, तो एक्चुअली कौन सी फोर्स आप यूज कर रहे होंगे, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आप यूज कर रहे होंगे। ओके, कहीं कहीं आपको कंपोनेंट में रिजॉल्व करना होगा, फिर आपको एफडी लगाना होगा। सही है, तो फोर्स कैन बी रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स। एक क्वेश्चन में देख लेते हैं हम। ये कहते हैं पैकिंग केस इज पुल्ड along horizontal ground a distance of 6 meters by means of a rope inclined at 35 degrees to the horizontal। The tension in the rope is 400 newtons। Find the work done by the tension। तो work done क्या होता है? सही है, मैं इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लूंगा 400 cos 35 और उसको कहूंगा कि ये जो है वो this is the direction in which work is being done। Okay, this is the direction of work done। सही है, any questions so far? I think all of you have done this before as well in physics। काफी सारी अभी फिजिक्स की बातें होंगी। We'll then move on to work energy principle and we'll talk about that। सही है, मैथ अभी थोड़ी देर बाद आएगी। आगे बढ़ जाऊं। Kinetic energy। If an object is moving with the speed of v, the quantity half mv square is called the kinetic energy of the body। So the kinetic energy of a body is energy it possesses because of its motion। सही, equation 1 tells us that when a force, अच्छा equation 1 में अभी आपको बताता हूँ, पहले हम kinetic energy की बात कर लेते। kinetic energy is related to the speed of the particle। कि यानी अगर स्पीड बढ़ती है तो एनर्जी जो होती है वो बढ़ रही होती है, स्पीड कम होगी तो एनर्जी कम हो जाएगी। ये कहते हैं इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 यहाँ पे लिखी हुई नहीं है। tells us when a force does work on a body so as to increase its speed, then the work done is the measure of the increase in the kinetic energy of the body। इसका मतलब क्या हुआ कि वर्क डन जो होगा वो किसके बराबर होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। फिलहाल इतना ही है, अभी बाद में इसमें पोटेंशियल भी आ जाएगी। We'll talk about potential energy as well। हम कहेंगे कि भाई कोई फोर्स अगर किसी पार्टिकल पे लग रही है, it's causing the particle to move, उसकी स्पीड चेंज हो रही होगी, स्पीड चेंज हो रही होगी तो एनर्जी एक्सर्ट हो रही होगी। सही है, दोनों के जो यूनिट्स होते हैं वो जूल से होते हैं। A car of mass 1600 kg is traveling along a straight horizontal road at टाइम पे आया करो यार। Road at 15। The brakes are applied as the car approaches the junction। The car travels, उसको जरा ज़ोएब एडमिट to rest। Find the initial kinetic energy of the car। तो initial kinetic energy कैसे निकलेगी? हाफ एम वी स्क्वायर, यानी इसकी स्पीड 15 थी। सही है, कितनी है? 180,000 है शायद।
चेक कर ले कोई जरा, सही है. The work done in stopping the car. The work done in stopping the car. सही है. चेंज अगर निकालूंगा तो वर्क डन आ जाएगा. मैं कहूंगा वर्क डन इज बेसिकली इक्वल्स टू चेंज इन के. के कितनी चेंज हुई होगी? 180,000 ही चेंज हुई होगी क्योंकि फाइनल तो 0 हो गई है. सही है. तो वर्क डन शुड बी इक्वल्स टू 180,000, यानी इसके ब्रेक ने कितना काम किया? 180,000 जूल्स काम किया ताकि गाड़ी रुक जाए. ओके, क्लियर? The force applied in stopping the car. फोर्स का इन्वॉल्व होती है इस फॉर्मूला में. तो मैंने कहा इतना डिस्टेंस जो है वो उसने 25 ट्रैवल किया. कितना आता है? 32. सही, 7200. ओके, दिस आइडिया मेक सेंस टू यू? आप सबने पहले पढ़ा हुआ भी होगा. कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज उसी वक्त बताइएगा. अभी हमने एक वर्क डन पढ़ा और एक एनर्जी पढ़ ली है. ओके, मूविंग ऑन. वो कहता है बॉडी ऑफ मास 6 kg increases its energy by 38 joules if its initial speed is made to find its final speed. तो मैंने कहा कि वर्क डन या मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ ना इसको. सही है. हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर. सो 38 इक्वल्स टू हाफ ओके. सिंपल सी बात है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है. This is going to get more complicated as we go on. अभी आगे थोड़ी सी चीजें कंबाइन होने स्टार्ट होंगी कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल साथ साथ आएगी तो फिर वो बॉदर करेगा आपको थोड़ा सा. अच्छा जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? इट्स रिलेटेड टू द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट या हाइट ऑफ ए पार्टिकल. अगर पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो अगर पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही होती है? बढ़ रही होती है. अगर पार्टिकल नीचे आ रहा होता है तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही होती है. सही है. पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh. सही है. अब अभी मैं जब A to E में पढ़ा रहा था तो बार बार यही सवाल आया था, सर जी को -10 ले, 10 ले, इसको किस तरह एडजस्ट करें? मैंने कहा जी को आप 10 ही रखें. आप खुद सोच लें, ऊपर जा रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आएगी आपके पास, नीचे आ रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी जो हो रही होगी वो लूज हो रही होगी. ओके, जस्ट कीप इट एट दैट. डोंट चेंज द साइन ऑफ ग्रेविटी. ग्रेविटी आप 10 ही रहने दें. चाहिए, क्योंकि वो एक्चुअली ऑपोजिट होता है. ऊपर जा रहे होते हैं तो ग्रेविटी -10 होती है लेकिन पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही होती है. तो आप कंफ्यूज होंगे, उससे बेहतर है आप सिंपल सा आइडिया ये रखें कि ग्रेविटी 10 ही है. पोटेंशियल एनर्जी ऊपर जाएंगे तो गेन होगी, नीचे जाएंगे तो लूज होगी. ओके, a carriage on a roller coaster ride has a mass of 130. Find the change in potential energy when the carriage descends 12 meters. तो लूज हो रही है, गेन हो रही है? लूज हो रही है. तो मैं लिखूंगा लॉस इन पी एम जी एच.
क्या हुआ? सच बताओ, तुमने मास्क क्यों नहीं पहना? ओके A climber of mass 75 kg scales a mountain 1.8 kilometers high. Find a gain in potential energy. क्या डिफरेंस है इस सवाल में? और केजी तो होता है, केजी होता है, मास केजी से सही। किलोमीटर है तो उसको मीटर्स में लगाएंगे। सही, किलोमीटर है तो उसको मीटर्स में लगाएंगे। क्लियर? क्या? उमर क्या कह रहे हो? फोर एक्शन दिखा दो प्लीज, मुझे एक चीज एंड में चेक करनी है। ऊपर वाला बस सही है, ठीक है। बढ़े आगे। आई थिंक एवरीबडी इज ऑन बोर्ड। ओके, अच्छा इस क्वेश्चन में एक टाइपो है, ये 21 है। ये कहता है block of mass 2.9 kg slides down the line of greatest slope of a rough inclined plane. The normal reaction between the block and the plane is 21 newtons. सही है? उसने कहा show that if the angle of the slope of the plane is theta degrees, then cos theta equals to 21 over 29. तो ये सिंपल सवाल है। ये 29 cos theta। तो जगह r equals to 29 cos theta, r जो है वो 21 दिया हुआ है। ये सिंपल सी बात थी है। आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग कॉम्प्लिकेटेड अबाउट दैट। अगली बात करते हैं। कैलकुलेट द चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इफ द ब्लॉक स्लाइड्स अ डिस्टेंस ऑफ 2.4 मीटर्स। कैसे निकलती है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी? हाइट से निकालनी पड़ेगी। इस स्लोप की हाइट निकालनी पड़ेगी। स्लोप की हाइट कैसे निकालूं? ट्रिग्नोमेट्री लगा दे। ये 2.4 है, इसको h कह देते हैं। क्या लगाना पड़ेगा? साइन थीटा इक्वल्स टू h ओवर 2.4 वर्सेस साइन थीटा। कॉस थीटा को साइन थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं? करें? 20 क्या ओवर 29? सही है, 20 ओवर 29 आ रहे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एग्जैक्ट बता दो। फ्रैक्शन फ्रैक्शन सही है। सो द हाइट इज 48 over 29. Now can I say that mgh लूज हो रही है, गेन हो रही है?
हाइट लूज हुई है ना, ये 2.4 मीटर नीचे आया है, हाइट कितनी उसकी कम हुई है, हाइट उसकी जो है वो ये कम हुई है 48/29। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है कि वर्टिकली कितना मूव कर रहा है। तो मैं कह सकता हूँ ये पार्टिकल वर्टिकली जो है वो इतना मूव किया है 1.655, तो मैंने उसकी लॉस इन पी निकाली। तो बताओ तो मैं कंफ्यूज क्या कर रही है बात। देखो 2.4 has become irrelevant. Why? Because potential energy is related to the height of the object, right? अब यहाँ पे अगर था पार्टिकल और यहाँ से यहाँ पे मूव हुआ है, तो मैं कह सकता हूँ कि उसकी हाइट इतनी चेंज हुई है, तो mg से मल्टीप्लाई करूंगा तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। जिस तरह स्पीड चेंज होती है उस तरह हाइट भी चेंज होती है। ओके, कहीं कहीं तुम किताबों में देखोगे ना इस तरह लिखा हुआ होता है, दिस इज द फाइनल हाइट एंड दिस इज द इनिशियल हाइट। तो फाइनल हाइट इज 0, इनिशियल हाइट इज 48/29, तो वो लॉस तो में नजर आ जाएगा। सही है। अच्छा, अब आप सोचें मैं जो है वो एक बॉल को ड्रॉप करता हूं बिल्डिंग के ऊपर से, आई एम जस्ट ड्रॉपिंग इट फ्रॉम रेस्ट। सही है। व्हाट विल हैपन एज द बॉल गोज डाउन? विल इट गेन पोटेंशियल एनर्जी और लूज पोटेंशियल एनर्जी? लूज पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक जो होगी वो गेन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि स्पीड ऑफ द बॉल जो है वो इंक्रीज करेगी, बॉल एक्सेलरेट कर रही थी। सही है। तो जब प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपसे ये कहता है कि जितनी इन द, अच्छा यहाँ पे ये कहेगा कि मैं यहाँ पे आपको बता देता हूं, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, in the absence of external forces, change in Ke should be equals to change in P। सही है। एक मिनट बता रहा हूं। सही है। मैंने कहा इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। एक्सटर्नल फोर्सेस का क्या मतलब होता है? जो ग्रेविटी होती है, ग्रेविटी इज एन इंटरनल फोर्स। क्या आप उसको रिमूव नहीं कर सकते? इंटरनल। एयर रेजिस्टेंस तो वैसे भी हम निग्लेक्ट कर रहे होते हैं, और एयर रेजिस्टेंस को रिमूव किया जा सकता है। सही है। इन सर्टेन सिचुएशंस आई कैन रिमूव एयर रेजिस्टेंस, ओके, बट आई कैन नॉट एवर रिमूव ग्रेविटी फ्रॉम द सिचुएशन। सो ग्रेविटी इज देयरफॉर एन इंटरनल फोर्स। जब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होती, यानी मैंने बॉल को ड्रॉप कर दिया, उसको कोई ड्राइव नहीं कर रहा, कोई खींच के नीचे नहीं ला रहा, कोई रेजिस्ट नहीं कर रहा, so only the internal forces are acting. When that happens, the principle of conservation of energy applies. Principle of conservation of energy क्या होता है कि change in K जो होगा वो change in P के बराबर आएगा हमेशा। जितनी एक लूज होगी उतनी दूसरी गेन होगी, जितनी पहली वाली गेन होगी उतनी दूसरी लूज हो रही होगी। सही है। एक और चीज होती है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। वो कब आएगा? जब मैं एक्सटर्नल फोर्सेस को इन्वॉल्व कर लूंगा। सही है। विल टॉक अबाउट दैट इन अ बिट। हम थोड़ी देर में बात करते हैं। सना सो रही है? नहीं, ये देख लेते हैं बॉल ऑफ मास। अब क्वेश्चन में आपको खुद डिटरमिन करना पड़ेगा कि भाई एक्सटर्नल फोर्सेस हैं या नहीं है। बॉल ऑफ 0.6 kg is dropped from a rest of height from rest at a height of 10 above the ground, neglecting air resistance. एयर रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट हो गई, इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्सेस आपने एलिमिनेट कर दिए। ओके, फाइंड द लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। लॉस इन पी कितना होगा? गेन इन के कितना होगा?
60 ही होना चाहिए क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन लग रहा है, कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन कर भी नहीं सकता क्योंकि फाइनल स्पीड मिसिंग है। फिर वो प्रिंसिपल ही डिफरेंट होता, अभी आऊंगा उस पर। सही है, जहाँ एक्सटर्नल फोर्सेस आ जाएंगी वहां पे प्रिंसिपल दूसरा आ जाएगा। The speed with which the ball hits the ground. तो मैं कहूंगा चेंज इन k equals to half m v square minus half m u square. So 60 कितना है? 10√2 है ना, 14.1. Okay. Okay. Does all of this make sense? Any questions? $14.1. Okay. A smooth slope is inclined at tan inverse of 3/4. यानी थीटा जो है वो tan inverse of 3/4 है. A particle of mass 0.4 kg is released from rest at the top of the slope. The particle reaches the bottom of the slope at the speed of 8. Find the length of the slope. क्या करूं? पहले चेंज इन के ही निकाल लो, आप कह रहे हैं। चले मैं चेंज इन के ही निकाल लेता हूं। हाफ m कितना ही है? वन 1.8 12.8. ओके, फिर क्या करूं? सही है, मैं ये कह सकता हूं कि अब यहाँ पे P इन्वॉल्व ही नहीं हुई, मैं अभी आपको P भी इन्वॉल्व करके दिखाता हूं। उसके बगैर भी हो सकता है। सही है, आई कैन कीप इट सिंपल एज वेल बाय यूजिंग दिस फोर्स। ये देख लो, मैं उससे भी करके दिखा देता हूँ। ये हो जाएगा 4 sin थीटा। सो ये हो जाएगा वर्क डन should be equals to 12.8. Okay, work done should be equals to 12.8. So work done is 4 sin theta. Sin theta कितना है? 3/5 आ रहा होगा। कितनी आ गई? D कितना आ गया? ट्वेल्व ओवर 5 2.4 5.3. ओके, 16/5 आ रहा होगा। सही है, 5.33। दूसरा तरीका इसको करने का क्या था कि मैं कहता कि भाई ऑल्टरनेट मेथड क्या है। आई कुड हैव डन दिस, I could have said that 12.8 is mgh, फोर से डिवाइड करने से क्या आ रहा है? 3.2 ना। सही है, 3.2 है तो ये स्लोप जो हो जाता वो ऐसा हो जाता कि इसका एंगल थीटा होता, ये 3.2 होता। आप कहते हैं कि ये डिस्टेंस निकालने, तो आप कहते हैं कि साइन थीटा इक्वल्स टू 3.2 ओवर एक्स।
सही है, तो x जो होता वो फिर से जो होता, I could have used either method. Okay, make sense? अब अभी अनुषा में resistance, I would not answer that question because when I have resistance, I have an external force, and when there are external forces, this principle doesn't hold. Okay, we'll talk about another principle called the work energy principle. Okay, in a bit. आ गया, कोई बात नहीं। ये मैंने आपको क्या बताया कि in the absence of external forces, you have the principle of conservation of energy. But अगर external forces present है, external forces का मतलब क्या है कि अगर जो gravity है उसके अलावा कोई और force है, कौन कौन सी forces हो सकती हैं? एक आपके पास कोई driving force हो सकती है, आप pull कर रहे हैं, rough plane है तो क्या आ जाएगा? Friction. So friction is also an external force. सही है? ऐसी forces जिनको आप remove कर सकते हैं उनको हम external forces कहते हैं। फ्रिक्शन को कैसे रिमूव करते हैं? बाय मेकिंग द प्लेन स्मूथ। सही है, एयर रेजिस्टेंस अभी आपने रिमूव कर दिया था, ड्राइविंग फोर्स आप रिमूव कर सकते हैं, गाड़ी का इंजन आप बंद कर दें। ओके, सो ऑल ऑफ दीज आर एक्सटर्नल फोर्सेस। जब एक्सटर्नल फोर्सेस होती हैं, अब इसके सवाल जो होते हैं वो 8 या 9 मार्क्स के होते हैं जनरली। अभी मैं आपको सवाल भी दिखाऊंगा, वहां पे मैं ये वर्क एनर्जी प्रिंसिपल यूज करूंगा, आप ये लिख लें प्लीज। एवरीबडी शुड राइट दिस डाउन। माशाल्लाह से अभी पेन बाहर आ रही है, सब मेहनत सारी करें। नाउ इमेजिन अ कार गोइंग अप अ स्लोप, उसको क्या क्या चीजें रेजिस्ट कर रही होंगी? एक फ्रिक्शन रेजिस्ट कर रही होगी और एक उसकी अपनी ग्रेविटी भी कर रही होती है, लेकिन आप ग्रेविटी को इस रेजिस्टेंस के अंदर नहीं लेंगे। मैंने आपसे कहा कि ग्रेविटी इज एन इंटरनल फोर्स। राइट नाउ आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एंड एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्सेस। ग्रेविटी को रिमूव नहीं कर सकते ना, तो दैट्स व्हाई इट्स इंटरनल। मैंने एक्सटर्नल और एक्सटर्नल में डिफरेंस क्या रखा हुआ है कि इंटरनल आर दोस फोर्सेस दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड, external are those forces that can be removed under certain conditions. एक साथ ऐड करके लिख देंगे, लेकिन कभी दो चीजें रेजिस्ट नहीं कर रही होंगी। वो दो चीजों में कंफ्यूजन एक्चुअली ये होती है कि लोग जाके फ्रिक्शन और ग्रेविटी को ऐड कर देते हैं। आई विल डेमोन्स्ट्रेट दैट कि आपने नहीं करना वो इन अ बिट। हारून तुम्हारा फोन नहीं बंद हो रहा, जेब में रखो उसको। kgs is projected down a plane inclined at 30 degrees to the horizontal at a speed of 1. There is a constant resistance of 5. सही है, तो मैंने एक resisting force बना दी 5 की। Find the speed of the particle after it has traveled 6 meters down the plane. डाउन द स्लोप जा रहे हैं ना, तो रेजिस्टेंस पीछे आएगी। क्या दोबारा बोलो? नहीं, तुमने इसको प्रोजेक्टेड डाउन अ प्लेन है ना, कोई कुछ कह एक्सटर्नल है, सही है, तो मैं चेंज इन पी इक्वल्स टू चेंज इन के नहीं लगा सकता। मैं क्या लगाऊंगा? मैं अपना वर्क एनर्जी प्रिंसिपल हर दफा सवाल में लिख लूंगा, वर्क डन बाय डीएफ चेंज इन के चेंज इन पी प्लस वर्क डन बाय आर। ओके, ये मैं हमेशा सवाल में लिख लूंगा रेजिस्टेंस।
रेजिस्टेंस है, नॉट द नॉर्मल रिएक्शन. ओके ओके, अब पहले जो जो चीजें हमारे पास है वो हम फिट कर लेते हैं. रेजिस्टेंस क्लियर नजर आ रही है सबको सामने? क्या लिखूं? 5 into how many meters has it traveled? 6. सही है. के चेंज हुई है, वही निकालनी है, इसकी फाइनल स्पीड निकालनी है. तो मैंने कहा हाफ m सवाल, ये क्वेश्चन है ना, v square minus 1 square. एवरीबडी अंडरस्टैंड दैट? सही है. अब पोटेंशियल एनर्जी को क्या हुआ है? लूज हुई है. पोटेंशियल एनर्जी लूज हो रही है. तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको निकालने की कोशिश करूंगा. मैंने कहा ये 6 मीटर्स का स्लोप है, 30 डिग्रीज है, तो इसकी हाइट निकाल लेते हैं. सही है, 3 आ रहा है. अब मुझे बताओ लूज हुई है, तो मैं यहाँ पे क्या करूं, मैं उसको नेगेटिव के साथ लिख दूंगा. ओके, बिकॉज इट्स गेटिंग लॉस्ट. पोटेंशियल एनर्जी आप लूज कर रहे हैं, तो m g h. सही है. व्हाट इज वर्क डन बाय df? ड्राइविंग फोर्स का वर्क डन कितना है? ड्राइविंग फोर्स कितनी है? 40 sin थीटा कहां से आ रहे हैं? ग्रेविटी की वजह से ना. ग्रेविटी तो इंटरनल होती है शहीद. ड्राइविंग फोर्स कितनी है? किसी ने कुछ कहा अभी? कौन कह रहा है? 0. ड्राइविंग फोर्स इज 0. एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स की बात हो रही है ना. देयर इज नथिंग ड्राइविंग इट एक्सटर्न. दोबारा बोलो, क्या बोल रहे हो सर? इसलिए 0 होगी क्योंकि प्रोजेक्टेड है ना, ये हाँ ड्राइव नहीं हो रहा. सही. प्रोजेक्ट किया था हमने, ड्राइव नहीं कर रहे हम. गाड़ी का मैंने इंजन बंद कर दिया, किसी ने धक्का दिया, मैंने स्लोप पे जो थी गाड़ी थी और चलती जा रही है. देयर इज नथिंग ड्राइविंग द कार. ओके, सो आई एम गोइंग टू से इट्स 0. देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस लाइक दैट. नीचे आ रहा हूं, लॉस हो रही है. सही है. एक ही बात. सही है. मैं कह रहा हूं उसको खुद ही जज कर लिया करो कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है. अब ये सवाल था 8 मार्क्स का या 9 मार्क्स का. मैंने सवाल किया 2 लाइनों में. मार्क्स मुझे पूरे मिलेंगे एज लॉन्ग एज आई एम्फेसाइज कि भाई मैंने क्या चीज कहां पे कैलकुलेट की हुई है. आप डायरेक्ट जाके लिख कर आएंगे तो 1 मिनट, क्या 1 मिनट बता रहा हूं, बोलो. अच्छा वासिफ, मैंने वर्क डन बाय रेजिस्टेंस तुम नेगेटिव क्यों कह रहे हो? बिकॉज इट्स एक्टिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. देखो इसको मैंने थोड़ा सा इक्वेशन को मॉडिफाई किया हुआ है. तुम सोचो कि अगर ये यहाँ पे होता तो तुम्हारे पास नेट वर्क डन आ रहा होता, वर्क डन बाय df माइनस वर्क डन बाय रेजिस्टेंस. बिकॉज आई मूव्ड इट टू द अदर साइड, दैट्स व्हाई इट्स पॉजिटिव. और मैंने शुरू में ही कहा था कि वर्क डन को बस वर्क डन ही कंसिडर करते. यू डोंट पुट अ नेगेटिव और पॉजिटिव विद इट बिकॉज आई डोंट वांट टू एम्फसाइज द साइन. ओके, देखो ग्रेविटी की वजह से जो एनर्जी आ रही होती है ना, वो यहाँ पे कंटेन्ड होती है. अनुषा, it's contained in Ke and Pe, right? Because the gravity is bringing it down, and that's why the speed is increasing. Otherwise, the speed would have been constant, right? And wouldn't have moved. So, gravity is an internal force. Its calculations are contained inside Ke and E. Okay? Driving force 0 is clear, Sakina, because there is nothing driving the car. It's naturally coming down. It's naturally coming down because of gravity, and gravity is an internal force. यहाँ पे अगर आप फॉर्मूला में देखो तो मैंने लिखा है एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स. कोई इसको खींच के नीचे नहीं ला रहा, खुद ही नीचे आ रही है. ओके, सो यू राइट दिस, इट्स एन 8 मार्क क्वेश्चन.
2 यहाँ पे, 2 प्रॉब्ली यहाँ पे, नहीं यहाँ पे 3 होंगे प्रॉब्ली, ये निकालने का भी 1 होगा। ओके, ये 1 यहाँ पे होगा, इस पूरी इक्वेशन को कंस्ट्रक्ट करने का 1 होगा। डायग्राम के मार्क्स नहीं तो कैलकुलेशंस के होते हैं। डायग्राम में हमेशा अपने सपोर्ट के लिए बनाता हूँ। 9 मार्क का क्वेश्चन होगा, पूरा पेज दिया हुआ होगा, आप 2 लाइन में सॉल्व कीजिएगा, मार्क्स मिलेंगे एज लॉन्ग एज यू सॉल्व इट राइट। मार्किंग स्कीम में वो क्या करता है, मार्किंग स्कीम में वो हर चीज अलग अलग दिखाता है आपको। नहीं, मैंने कहा था ड्राइविंग फोर्स, ग्रेविटी इज इंटरनल, दिस इज एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स। ओके, मार्किंग स्कीम में हर चीज अलग अलग दिखाएगा। इंटरनल इनमें आ गई, कंटेन्ड है उसके अंदर इम्पैक्ट उसका। ओके, जो अभी तुमने किया था ना 4 sin थीटा इक्वल्स टू 12.8, वो यही कर रहे थे ना तुम, कि ग्रेविटी को जो है वो तुम के के बराबर बना रहे थे। कोई बता सकता है आंसर क्या आ रहा है? 6 पॉइंट। ओके, एंड इट ऑल्सो मेक सेंस, अगर जो है वो नीचे आ रही थी गाड़ी और तो उसकी स्पीड बढ़ेगी, it has reached the bottom of the slope, which means its speed kept on increasing because 6 meters का slope था और starting speed 1 थी। Okay, make sense? चले, इस understand